गुड मॉर्निंग बच्चों। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों, मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में हैं और सेकेंड ईयर में टॉपिक है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नया टॉपिक रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत का इतिहास दो भागों में बटा हुआ है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है? पहला भाग मैंने आपको बच्चों बताया है कि मध्यकालीन भारत का पहला भाग कहलाता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग कहलाता है दिल्ली मुगल वंश का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का इतिहास पहला भाग है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास पहला भाग है, मुगल वंश का इतिहास दूसरा भाग है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में टॉपिक रहेगा अपना दिल्ली सल्तनत की। यहाँ मैं प्रश्न लिख रहा हूँ बच्चों, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। प्रशासनिक व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं यहाँ। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में बच्चों हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हम सम्राट की बात करेंगे। सम्राट का क्या फर्ज होता है, सम्राट का क्या कर्तव्य होता है। सम्राट जो है वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सम्राट यानी सुल्तान की भूमिका क्या होती है, सुल्तान जो है उसके क्या कर्तव्य होते हैं। क्या सुल्तान जो है प्रजा के प्रति वफादार रहता है, प्रजा के हित में सुल्तान का हित होता है और सुल्तान के हित में प्रजा का हित होता है। क्या इस बात को सुल्तान समझता है? क्या सुल्तान, कौन कौन से सुल्तान आते हैं और कौन कौन से सुल्तानों का रवैया, कौन सा रवैया रहता है। यहाँ हम प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में पहले नंबर का कौन आता है? सम्राट आता है। पहले नंबर का कौन आता है? सम्राट आता है। बाद में सम्राट के बाद में केंद्रीय प्रशासन कौन सा? एक होता है केंद्रीय प्रशासन, एक होता है प्रांतीय प्रशासन, एक होता है जिला प्रशासन, एक होता है स्थानीय स्तर पर गांवों का प्रशासन। जिस तरह से आज जो आधुनिक भारत के इतिहास में या जो आज की जो व्यवस्था है बच्चों, जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, फिर नगर पालिकाएँ होती है, नगर निगम होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, गांव होता है, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। इसी सिस्टम का पलट तख्ता करना, इसी में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था कहलाती है। कौन सी? प्रशासनिक व्यवस्था कहलाती है। यहाँ केंद्रीय प्रशासन ये सम्राट का शासन है, यहाँ केंद्रीय प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन के बाद यहाँ प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। प्रांतीय प्रशासन पर अध्ययन करेंगे। प्रांतीय प्रशासन पर अध्ययन करने के बाद हम सैन्य व्यवस्था पर, किस पर? सैन्य व्यवस्था पर हम बात करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यहाँ हम समाज के अंदर और इकोनॉमी की सिस्टम में और जो है कहाँ कहाँ पर प्रशासन कार्य कर रहा है, समाज में कौन कौन से मंत्री जो है काम कर रहे हैं। यहाँ हम इस प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम सम्राट पर अध्ययन करेंगे बच्चों। हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे
कि सम्राट जो है उसका क्या कर्तव्य होता है, सम्राट का क्या कर्तव्य होता है। सबसे पहले नंबर पे सम्राट एक निरंकुश शासक होता है। सम्राट एक कौन सा शासक होता है, निरंकुश शासक होता है। ये पहला तथ्य है। सम्राट जो है सभी अपने प्रशासन में, अपने राज्य के अंदर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वित्त विभाग से संबंधित हैं और राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं, विदेशी विभाग से संबंधित हैं। सभी के जो ऑफिसर होते हैं, सभी के उच्च अधिकारी से लेके निम्न अधिकारियों तक की नियुक्ति का जिम्मा सम्राट का होता है। ये दूसरा तथ्य है। यहाँ पे तीसरे तथ्य की हम बात करेंगे। सम्राट के अधिकार असीमित होते हैं। सम्राट के अधिकार असीमित होते हैं। सम्राट जो होता है वो मंत्रीगण के, अपने मंत्रियों के, अपने उच्च अधिकारियों के लोगों से सलाह मशवरा कर सकता है। सलाह मशवरा तो कर सकता है वो, लेकिन वो सलाह मशवरा कर सकता है, लेकिन उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यहाँ बाध्य नहीं होता है। यहाँ सम्राट जो है अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। सम्राट कैसे अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। यहाँ निरंकुश शासक हैं, यहाँ ऑफिसर हैं, यहाँ असीमित अधिकार होते हैं। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। 3 बिंदु सम्राट के तथ्य मैंने आपको बताए। 4 नंबर चौथा तथ्य है, प्रजा के हित में सम्राट का हित होता है और सम्राट के हित में प्रजा का हित होता है। सम्राट के हित में प्रजा का हित होता है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में सम्राट एक इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है बच्चों। केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है, सैन्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था। कौन सी? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था और भी जो प्रशासनिक सिस्टम में जो व्यवस्था होती है, उन सब सिस्टम का कर्ता कौन होता है? यहाँ कर्ता स्वयं सम्राट होता है। कौन होता है? स्वयं सम्राट होता है। सम्राट के बगैर यहाँ ये जो है केंद्रीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, ये सब अधूरी धरी की धरी रह जाती है। केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम ये सम्राट के केंद्र की एक धुरी होता है। सम्राट जो है वो अकेला ही पूरे प्रशासन को चलाने में कामयाब रहता है। यहाँ सम्राट के बिना केंद्रीय प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर सम्राट अपने आप में एक निरंकुश होता है और निरंकुश व्यवस्था के कारण ही सम्राट अपने फैसले स्वयं चलाता है, एक योग्य शासक होता है। अगर सम्राट योग्य नहीं होगा, स्वयं शासन नहीं चलाएगा, स्वयं व्यवस्था नहीं करेगा, अयोग्य होगा, सही निर्णय नहीं लेगा, तो क्या होगा बच्चों? सम्राट को सिंहासन से हटना पड़ेगा। या कोई सम्राट अगर अयोग्य है, कमज़ोर है, तो दूसरा कोई भी आएगा और दूसरा राजा वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमाएगा, अपना प्रशासन बनाएगा, केंद्रीय सिस्टम बनाएगा, राजनीतिक सिस्टम बनाएगा, आर्थिक सिस्टम बनाएगा। इस तरह सम्राट की भूमिका एक इम्पॉर्टेंट भूमिका मानी जाती है। यहाँ हम केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे 6 प्रमुख होते हैं मंत्री, 6 मंत्री प्रमुख होते हैं। पहला नंबर कौन है? 6 मंत्री प्रमुख होते हैं। सबसे पहला मंत्री कौन आता है?
6 मंत्रियों में, मंत्रीगण में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पे वजीर आता है। कौन आता है? वजीर। वजीर को पीएम भी कहते हैं। यहाँ सम्राट का पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। वजीर होता है। वजीर की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। वजीर का काम, वजीर 3 प्रकार के कार्य देखता है। वजीर जो है वो 3 प्रकार के वित्त मामला देखेगा, राजस्व मामला देखेगा, वित्त मामला देखेगा, राजस्व मामला और प्रशासनिक मामला। वजीर की भूमिका सम्राट के बाद में, वजीर की भूमिका सम्राट जब नहीं होगा तो सम्राट के कार्यों को कौन संभालेगा? वजीर। जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर हैं। वजीर एक पहला कौन सा बताया मैंने आपको? राजस्व मामला। दूसरा प्रशासन में पूर्ण रूप से सहयोग देगा। तीसरा नंबर वित्त विभाग का मामला वजीर के पास में होता है। यहाँ वजीर है, सम्राट वजीर के अधीन कार्य करेगा। सम्राट वजीर से काम लेता है और वजीर जो है वो सम्राट को सलाह मशवरा करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि दूसरा नंबर कौन होता है यहाँ पे? दूसरा नंबर यहाँ आरिज-ए मुमालिक होता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? आरिज-ए मुमालिक। आरिज-ए मुमालिक होता है दूसरे नंबर पे। आरिज-ए मुमालिक ये 2 नंबर पे आएगा बच्चों। दूसरा मंत्रीगण में ये दूसरा मंत्री इम्पोर्टेंट माना जाता है यहाँ पे। यहाँ वजीर है, इसको दीवान वजारत भी, वजीर को दीवान वजारत भी कहते हैं। दीवान वजारत भी कहते हैं। यहाँ आरिज-ए मुमालिक। आरिज-ए मुमालिक जो पद होता है बच्चों, ये दूसरा इम्पोर्टेंट मंत्री माना जाता है। आरिज-ए मुमालिक, ये आरिज-ए मुमालिक इसका एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है और इस विभाग का नाम होता है सैनिक विभाग। कौन सा विभाग? सैनिक विभाग। सैनिक विभाग का जो अधिकारी होता है वो आरिज-ए मुमालिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आरिज-ए मुमालिक कहलाता है। और दीवान अर्ज, आरिज-ए मुमालिक विभाग जो है दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-अर्ज भी इसको कहा जाता है। दीवान सेना में सम्राट ये फैसला करते हैं, सम्राट ये निर्णय लेते हैं कि सेना को कितने भागों में बांटा जाएगा। जैसे मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित करता है। वो कितने? 5 भागों में विभाजित करता है और एक सेना को रिजर्व रखता है। यहाँ प्रशासन के अंदर ये देखा जाता है कि सेना जो है, सेना कितने भागों में विभाजित होगी, सेना में कितने तुर्क होंगे, कौन कौन से तुर्कों की कौन कौन सी भूमिका होगी और सेना को प्रशिक्षित किया जाएगा, कहाँ कितनी सेना रखी जानी है, कहाँ कितनी, ये इनका एक पूरा डिपार्टमेंट होगा और वही डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है? आरिज-ए मुमालिक। यहाँ आरिज-ए मुमालिक उस डिपार्टमेंट का नाम होगा, आरिज-ए मुमालिक। और ये एक सैनिक विभाग होगा। ये कौन सा? सैनिक विभाग होगा। और दीवाने अर्ज भी इसको कहा जाएगा, दीवाने अर्ज भी इसको कहा जाता है। यहाँ 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे दीवाने इंसाफ। तीसरा कौन सा आता है बच्चों? तीसरा नंबर दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ। यहाँ केंद्रीय प्रशासन में तीसरा नंबर कौन है? दीवाने इंसाफ। यहाँ दीवाने इंसाफ ये पत्र व्यवहार करने वाला विभाग होगा। पत्र व्यवहार एक जगह से दूसरी जगह पे जो राजा महाराजाओं के फरमान को भेजा जाता है उसको दीवाने इंशा कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक भारत से विदेश में जो भी राजाओं के द्वारा जो फरमान भेजे जाते हैं उन्हीं फरमानों को दीवाने इंसा कहा जाता है। पत्र व्यवहार करना दीवाने इंसा कहलाता है। यहाँ दीवाने इंसा कहलाता है।
तीसरा मंत्री 6 मंत्रियों में तीसरा कौन है? दीवाने इंसा। यहाँ दीवाने इंसा है, इसका अध्यक्ष दबीर ए खास कहलाता है। इसका अध्यक्ष कौन कहलाता है? दबीर ए खास कहलाता है। दीवाने इंसा का दबीर ए खास, दबीर ए खास जो होता है, दबीर ए खास दीवाने इंसा का विभाग का अध्यक्ष दबीर गुप्तचर को भी कहते हैं बच्चों। दबीर ए खास दीवाने इंसा का अध्यक्ष कहलाता है। यहाँ कहलाता है दीवाने। अब हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे 4 नंबर पे दीवाने रसालत। 4 नंबर पे कौन सा आएगा? 4 नंबर पे दीवाने दीवाने इधर बोर्ड पे दिख नहीं रहा बच्चों, इधर लिखता हूँ मैं। 4 नंबर पे यहाँ दीवाने रसालत आएगा। कौन सा आता है? 4 नंबर पे दीवाने रसालत। दीवाने रसालत, ठीक है। दीवाने रसालत, ये दीवाने रसालत का मतलब होता है विदेशी विभाग। कौन सा विभाग? विदेशी विभाग। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हम बच्चों प्रशासनिक व्यवस्था को हम देख रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को हम देख रहे हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था में 4 नंबर का मंत्री कौन है? 4 नंबर का विदेशी विभाग का दीवाने रसालत विभाग होता है। दीवाने रसालत एक विदेशी विभाग कहलाता है, विदेशी विभाग कहलाता है। और यहाँ 5 नंबर पे कौन सा आएगा? 5 नंबर पर सद्र उस सुदूर। 5 नंबर पे कौन सा आता है? 5 नंबर पे सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर ये 5वां नंबर है। 5वां नंबर का विभाग जो होता है सद्र उस सुदूर का मतलब ये कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों? ये डिपार्टमेंट कौन सा है? सद्र उस सुदूर ये एक धार्मिक विभाग है बच्चों। कौन सा विभाग है? एक धार्मिक विभाग कहलाता है। और इसके बाद में 6 नंबर का काजी उल कुजात आता है। काजी उल कुजात एक न्यायिक विभाग होता है। जो न्याय करने वाला कौन है? जो न्याय के मामलों को देखेगा वो काजी उल कुजात कहलाता है। वो काजी उल कुजात कहलाता है। काजी उल कुजात। मध्यकालीन भारत के इतिहास के विद्यार्थियों ने ये नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा, काजी उल कुजात। 6 नंबर का मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 नंबर में काजी उल कुजात। जब भी राज्य के अंदर कोई झगड़ा होता था और झगड़े का जब फैसला किया जाता था तो सम्राट के सामने दरबार में वो फैसला किया जाता था काजी उल कुजात। तो यहाँ देखिए जब कोई झगड़ा होता था या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, अपराध हो गया, डकैती हो गई, तो पहले इस मामले को सुलझाने वाला काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात के सामने ये मामला जाता था। सब लोग जो है इनकी एक मंडली होती थी, वो न्याय करते थे। और जब मामला बहुत गंभीर होता था, गहरा मामला होता था, जब उस मामले को ये सम्राट के पास लेके जाते थे तो सम्राट उस मामले को हल करता था, उसका सॉल्यूशन निकालता था। लेकिन सम्राट से पहले उस मामले का छानबीन और जांच पड़ताल कौन करता था? काजी उल कुजात करता था। काजी उल कुजात करता था बच्चों। यहाँ मैंने मंत्री कितने बताए? यहाँ मैंने आपको 6 मंत्री बताए। अब यहाँ केंद्रीय प्रशासन में 6 डिपार्टमेंट क्या होते हैं? प्रमुख माने जाते हैं। पहले नंबर का मैंने क्या बताया? वजीर। वजीर जो होता है वो सम्राट के बाद एक इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है। यहाँ राजस्व मामला है, प्रशासनिक मामलों में ये कॉपरेट करेगा, वित्त विभाग के मामलों में कॉपरेट करेगा। वजीर होगा ये, वजीर पहले नंबर पर वजीर आएगा। वजीर के बाद आरिज मुमालिक होता है। आरिज मुमालिक ये एक सैनिक विभाग है, ये सैनिक मामलों को देखता है। सैनिक मामलों को देखने इस दीवान अर्ज भी, इसको दीवान अर्ज भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर आता है।
तीसरे नंबर पर दीवाने इंसा आएगा, दबीर खास कहते हैं दीवाने इंसा को। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? दीवाने इंसा आता है। दीवाने इंसा कौन से नंबर पे? ये तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दीवाने इंसा। यहाँ 4 नंबर पे कौन सा आएगा बच्चों? 4 नंबर पे कौन सा आएगा? दीवाने रसालत, विदेशी विभाग कहा जाता है इसको। कौन सा विभाग? विदेशी विभाग कहा जाता है 4 नंबर पे। 5 नंबर पे सुदृढ़ सुदूर, सुदृढ़ सुदूर आता है 5 नंबर पे, और इसको धार्मिक विभाग कहते हैं। कौन सा विभाग कहते हैं? धार्मिक विभाग कहते हैं। 5 हो गए यहाँ पे। 6ठा नंबर मैंने इधर लिखा है काजी उल कुजात। ये काजी उल कुजात, न्यायिक मामलों को देखने वाला व्यक्ति कौन होता है? काजी उल कुजात होता है। यहाँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक आप लोग देख रहे हो बच्चों। प्रशासनिक व्यवस्था में मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई हैं। सम्राट, पहला कौन बताया? सम्राट एक निरंकुश शासक होता है। सम्राट केंद्र की धुरी होता है। केंद्रीय, प्रांतीय, जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सब व्यवस्था को देखने वाला स्वयं सम्राट होता है। कौन होता है? स्वयं सम्राट होता है। प्रजा के सुख में सम्राट का सुख होता है। प्रजा के हित में सम्राट का हित होता है। यहाँ पर सम्राट पर ही ये निर्भर करता है कि उसका साम्राज्य सुखी है या दुखी है, उसका साम्राज्य समृद्धशाली है या समृद्धशाली नहीं है। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, ये राजा पर डिपेंड करती हैं। यहाँ केंद्रीय प्रशासन में 6 मैंने आपको मंत्रीगण बताए। कितने बताए? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बोलो बच्चों, पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर वजीर आएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा? वजीर आएगा। अब आपको ये बताना है बच्चों, दूसरे नंबर पे कौन आता है? आरिजे मुमालिक आएगा। आरिजे मुमालिक आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? दीवाने इंसा आएगा। दीवाने इंसा आएगा। कौन से नंबर पे? दीवाने इंसा। 3 नंबर पे दीवाने इंसा आता है। 4 नंबर पर दीवाने रसालत। दीवाने रसालत कौन सा? दीवाने रसालत। और ये दीवाने रसालत 4 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन सा आता है? सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर 5 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन सा आएगा? 6 नंबर पर कौन सा आता है? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात 6ठे नंबर पर आता है। 6ठे नंबर पर आता है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात 6ठे नंबर पर आता है बच्चों। यहाँ देखिए एक शब्द आता है खलीफा। खलीफा एक शब्द आता है। खलीफा किसको कहते हैं? शब्द क्या है बच्चों? खलीफा। खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम जगत के इतिहास में, मुसलमानों के इतिहास के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमानों का जो शहंशाह होता है वो खलीफा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो खलीफा कहलाता है। जो सम्राट होता है, जो पूरी दुनिया का सम्राट होता है, और मुसलमान इस्लाम धर्म का जो संस्थापक होगा वो जो क्या कहलाएगा? वो एक खलीफा कहलाता है। टर्की के अंदर बच्चों खलीफा का पद होता था। टर्की के अंदर मुस्तफ़ा कलाम नाम सुने हो आप? 1914 से 1918 के अंदर एक वर्ल्ड वार होता है जिसमें टर्की 1915 में टर्की जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। टर्की को छीन लिया जाता है। टर्की की शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। 1918 में टर्की के साथ एक संधि की जाती है और उस संधि के आधार पर टर्की के साथ एक संधि की जाती है और उस संधि के आधार पर खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है। खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आधुनिक भारत के इतिहास की है। प्रथम विश्व युद्ध का जो इतिहास होता है उस समय की है। यहाँ हम खलीफाओं की बात कर रहे हैं। खलीफा इस्लाम धर्म में एक आया हुआ एक शब्द है। इस्लाम धर्म में जो संस्थापक होते थे उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं, उत्तराधिकारियों ने उनमें से एक नाम दिया था और वही नाम क्या होता है? खलीफा। खलीफा खलीफा नाम होता है। क्या होता है? खलीफा नाम होता है।
इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले व्यक्ति खलीफा कहलाते हैं। दीवान ए अमीर को ही, एक विभाग होता है बच्चों दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग होता है। ये कौन सा विभाग होता है? कृषि विभाग होता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश से कहानी शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से ये कहानी शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह थोड़े समय के लिए रहते हैं। इल्तुतमिश उनको सिंहासन से हटा देते हैं, और जब इल्तुतमिश उनको सिंहासन से हटा देते हैं बच्चों, हटा देने के बाद वो खुद सिंहासन पर आते हैं। इल्तुतमिश के बाद भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्ताना, भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना का शासनकाल आएगा, जो भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। रजिया सुल्ताना के बाद में सत्ता आती है बलबन की। बलबन से पहले थोड़े समय के लिए नासरुद्दीन होते हैं। उनके वजीर कौन होते हैं? बलबन होते हैं। बलबन के बाद केकुबाद और क्यूमर्स आते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाने वाला, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत के इतिहास का पहला शासक बलबन होता है। कौन होता है बच्चों? बलबन होता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो रक्त और लोहे की नीति पर चलता था? रक्त और लोहे की नीति पर चलता था। वह जो शासक था वो बलबन था। कौन था बच्चों? बलबन था। अब हम यहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के अंदर इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया, जो प्रांतीय व्यवस्था में हम देखेंगे। अभी हम केंद्रीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश ने भारत के अंदर इक्ता प्रथा को शुरू किया था। इल्तुतमिश ने भारत में कौन सी प्रथा? इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था। इल्तुतमिश ने 40 लोगों को मिलाकर 40 उच्च अधिकारी 40 अपने गुलाम बनाए थे। 40 अपने गुलाम बनाए थे। ये 40 गुलाम बच्चों ये तुर्क ए चहलगानी कहलाते हैं। तुर्क ए चहलगानी 40 गुलाम दलों का एक दल जो था वो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। और वही इस उच्च अधिकारियों के दल को, जिसमें बलबन भी शामिल था, बलबन ने अपने शासनकाल में तुर्क ए चहलगानी का समाप्त कर दिया। इसको फिनिश कर दिया। समाप्त किया किसने? बलबन ने। शुरू किया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा? रजिया सुल्ताना। रजिया के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद इधर आपके नासरुद्दीन, फिर नासरुद्दीन के बाद बलबन है। बलबन के समय एक रेहान करके भी एक वजीर जो था फेमस हुआ करता था। फिर बलबन है, केकुबाद है, क्यूमर्स हैं। बलबनी सल्तनत के बाद बच्चों हम देखेंगे, बलबनी सल्तनत के बाद जलालुद्दीन खिलजी आता है, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का समय काल 1290 से 1296 होता है। 1290 से 1296 होता है। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है। 1316 से 1320 कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल होता है। यहाँ बच्चों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का 20 तक होता है। गयासुद्दीन तुगलक आएंगे। तुगलक वंश के पहले शासक, तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक आते हैं।
1320 से लेके 1325 तक उनका शासनकाल होता है। 1325 तक उनका शासनकाल होता है। उसके बाद 1325 से 1351 दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे। कौन आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी और वह दीवान अमीर कोही के नाम से जो कृषि विभाग बना था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी और उसका नाम था अमीर कोही। और दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का प्रधान कहलाता था। कृषि विभाग का प्रधान कहलाता था। यहाँ बच्चों प्रशासनिक व्यवस्था में आज हमने केवल सम्राट की चर्चा की है। आज हमने केंद्रीय प्रशासन के 6 डिपार्टमेंट की हमने चर्चा की। 6 मंत्री जो प्रमुख होते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और निरंतर पूछे जाएंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। निरंतर आप अध्ययन करते रहें ऑनलाइन क्लास देखते रहें। और आज के लिए वीडियो इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।